आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। आज तालिबान को लेकर हुंकार में चर्चा करनी जरूरी है। इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि मैं स्टूडियो में क्यों नहीं मौजूद हूं, इसलिए क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर जो सुगबुगाहट शुरू हो गई है, हम पहुंच गए हैं नवाबों के शहर लखनऊ में और कल यहीं पर बड़ा सम्मेलन होने वाला है, महामंथन होने वाला है और इसीलिए आज लखनऊ से हुंकार भरनी जरूरी है। सवाल यह है कि तालिबान क्या चीज है। उसने कहा कि हम बदल गए हैं, लेकिन हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये वो शख्स है, ये वो संगठन है जो कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। ये वो कौवा है जो हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया को भले इससे किसी भी तरह का फर्क ना पड़ता हो या बहुत बाद में फर्क पड़ता हो, सच्चाई यह है कि तालिबान हमारे इस रीजन में अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि हिंदुस्तान का रुख इस पर क्या होना चाहिए। आज एक सर्वदलीय बैठक हुई है और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हुई है। वेट एंड वॉच का रुख हम इस वक्त अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि ये वो संगठन है जो पत्रकारों पर, जो बच्चों पर, जो महिलाओं पर अभी भी शोषण कर रहा है और लगातार कर रहा है। तो ऐसे में इसका फुल एंड फाइनल इलाज क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान को किस तरीके का रुख तालिबान को लेकर अपनाना चाहिए? राष्ट्रीय नीति, रक्षा नीति, विदेश नीति के तमाम जानकर आज इस पैनल में मौजूद रहेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है तालिबान का इलाज। अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत को तालिबान से बात करनी चाहिए? अफगानिस्तान में भारत के 22,000 करोड़ के निवेश का क्या होगा? ये तमाम सवाल इन दिनों हर भारतीय के दिमाग में हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 3.5 घंटे तक चली इस बैठक में सरकार ने विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दिया। अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार ने फिलहाल वेट एंड वॉच का रुख अख्तियार करने का फैसला किया है। ऐसा है, आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। 31 पार्टियों के 37 नेता इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। सर, अब एक महिला एमपी के डिपोटेशन का भी सवाल आप लोगों ने उठाया। उन्होंने कहा, लेकिन कहा कि ये गलत है, उसको आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे। मीटिंग बड़ी लंबी रही, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया उसकी कॉपी भी दी, मगर जो सवालात हम उठाए उसका तो जवाब ही नहीं दिए। भाई आप सिर्फ वेट एंड वॉच कह रहे हैं। भाई वेट एंड वॉच आपके नेबरहुड में हो रहा है और आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमने बोला था कि अफगानिस्तान का सिचुएशन में हम सरकार के साथ है। अभी कोई पॉलिसी नहीं हुआ, अभी पॉलिसी है वेट एंड वॉच। हिंदुस्तान के अंदर जो आतंक का खतरा है, उसको मुकाबला करने के लिए सरकार तैयार है। सर्वदलीय बैठक से अलग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भी अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई। और जो खास मेहमान इस पूरे मसले पर आज बातचीत करने के लिए जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। जनरल गुरमीत सिंह इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं, पूर्व उप सेना अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जनरल के सिन्हा भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ विवेक काजू साहब है, पूर्व राजदूत है, अफगानिस्तान को भी सर्व कर चुके हैं। स्मिता प्रकाश संपादक हैं ANI की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुरदीप सप्पल साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संगीत रागी साहब जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गुरदीप सप्पल साहब मैं आज इसलिए आपसे कर रही हूँ कि ये तो मान लिया जाए कि घर में जिस तरीके की तू मैं या लड़ाई है वो अलग बात है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे को लेकर हिंदुस्तान एक है, एकजुट है, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष। रुबिका जी, हमारे देश में परंपरा रही है कि विदेशी मामलों के अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां हमेशा एक रहती हैं, एक स्वर में बात करती हैं। हाल के सालों में केवल 2 बार ये परंपराएं टूटी थी। एक बार जब न्यूक्लियर डील का सवाल था, जब बीजेपी विपक्ष में थी, और एक बार जब पीएम साहब ने, मोदी साहब ने विदेशी धरती से आलोचना की थी। अदरवाइज पिछले 70 साल का इतिहास ये कहता है कि विदेशी मामलों को लेकर
भारत की सारी पार्टियां एकजुट रहती हैं और आज भी ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टियों ने भरोसा दिया है सरकार को कि आप तय कीजिए, सरकार आप है, क्योंकि सारी जानकारी सरकार के पास होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बातचीत हो रही है, क्या इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं, क्या आपके बारे दूसरे देश आपको ब्रीफ कर रहे हैं, सरकार को मालूम है और सरकार को तय करना है कि पोजीशन क्या है। पार्टियां सारी सरकार के साथ हैं और आज की मीटिंग में भी लगातार यही बात की गई, इवैक्यूएशन का काम हो रहा है, सबने तारीफ की। भारत की इतिहास रहा है, कांटी साहब यहाँ बैठे हैं, एम्बेसडर रहे हैं पहले भी, वो जानते हैं कि इराक वॉर में 1,70,000 लोगों को बाहर निकाला था भारत ने, लीबिया वॉर में 16,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया तो यहाँ लाए थे भारत में वापस। तो इवैक्यूएशन को लेकर जो भारत सरकार कर रही है उसकी भी तारीफ है, लेकिन जो सवाल अपनी जगह है उसकी एक्सपेक्टेशन थी जो आज नहीं मिले, जो बार बार आज विपक्षी पार्टी ने पूछे थे, वो ये पूछे थे 31 तारीख के बाद इवैक्यूएशन पे अमेरिका को उन्होंने, तालिबान ने एक अल्टीमेटम दिया है, तो 31 तारीख के बाद जो भारतीय लोग वहां छूट जाएंगे उसके बारे में सरकार की क्या रणनीति है वो पूछा है। और ये पूछा है कि सरकार जो हमारे सामरिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता जग जाहिर है, तो उस कंडीशन में क्या जवाब है, वो जवाब सरकार ने आज भी नहीं दिया। ओके, सफल साहब, आपने 2 इंसिडेंट्स बताए हैं, लेकिन मैं उनमें बहुत सारे जोड़ना चाहूंगी। एयर स्ट्राइक से लेकर आप जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर कभी भी तो बीजेपी वाले बोलते रहते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ कांग्रेस की तरफ से सफल साहब, मैंने आपको बहुत सब्र से सुना। चीन को लेकर, पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की नीति को लेकर हमेशा ये रहा है कि आप सरकार से थोड़ा अलहदा नजर आए, और इसीलिए आज मेरा पहला सवाल यही था कि आप लोग एकजुट हैं। आप कह रहे हैं कुछ सवाल उनके जवाब नहीं मिले हैं, अंडरस्टैंडेबल, उन सवालों का जवाब पाने के लिए ही आज ये शो जो है मैं कर रही हूँ। मेरे साथ रागी साहब भी है। सर मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, हम लेट्स नॉट गो ऑन चीन, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही थी। हम अलग से डिबेट पे जवाब देंगे। मैं उस पर मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ, कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही मरतबा हुआ है। मैं कह रही हूँ 2014 से लेकर ही 2021 तक अगर आप गिन लेंगे तो 10वीं मरतबा हो गया है। संगीत रागी साहब, लेकिन अलग डिबेट में। ओके रागी साहब, मुझे ये बताइए हिंदुस्तान का तालिबान को लेकर रुख क्या होना चाहिए? पर्सनली आपसे पूछ रही हूँ। किसी की पार्टी आपकी तू मैं करने का ये वक्त नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी विदेश नीति में भारतीय हितों की रक्षा अफगानिस्तान में कैसे कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब खबरें इस प्रकार की आ रही हों कि चीन तालिबान को मान्यता देने के लिए खड़ा है, रसिया गुपचुप से तालिबान से बात कर रहा हो, अमेरिका की भी कहीं न कहीं बात हो रही हो, और साथ साथ तालिबान अमेरिका को धमकी भी दे रहा हो कि 31 अगस्त से पहले आप अपने सारे लोगों को इवैक्यूएट यहाँ से करा लें, वैसी स्थिति में अभी भारत के पास यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, लेकिन जो मेरी अपनी सोच है उसके अनुसार भारत को वेट एंड वॉच पॉलिसी के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता है। हाँ, भारत के दिमाग में कई बातें जरूर मन में आ रही होगी। क्या ऐसा भी विकल्प आ सकता है कि यदि तालिबान, जो खबरें आ रही हैं कि चाइना के साथ शायद उनके संबंध और पटरी नहीं बैठ रहे उइगर मुस्लिम्स को लेकर के, या फिर तालिबान का रुख जो है वो रसिया के प्रति अभी तो मधुर है, कल जाकर के वैसा ही मधुर नहीं रहे, वैसी स्थिति में क्या भारत के पास विकल्प क्या बच जाता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारत के सामने आज भी है। भारत ने जैसा कि अभी कहा 22,000 करोड़ रुपए का वहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वह भी देखना है। एक ऐसा भी वर्ग है अफगानिस्तान के अंदर जो भारत को मित्रता की निगाह से देखता है। तालिबान पे भी छोड़ दें तो आज हजारों लाखों लोग आज भारत में शरण लेने के लिए आज बेताब हैं, कम से कम अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं भारत की ओर। तो उनके हितों को भी ध्यान में रखना भारत को चाहिए कि उनके हितों को भी ध्यान में रखना। कौन सा विकल्प होगा? सारी बातें समझिए। तो आप क्या कह रहे हैं कि तालिबान अगर सरकार बना लेता है वहां पर तो हिंदुस्तान की सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए, हाँ या ना? मुझे नहीं लगता है कि तालिबान, देखिए विदेश नीति हाँ या ना में नहीं चलती है। मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, ये राजनीतिक सवाल जैसा नहीं होता है कि हम हाँ या ना में हम बात करें।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम पब्लिक में ना नहीं, इसमें बहुत बार तो है नहीं ना, इसमें या तो आपको डिसीजन लेना है या आपको डिसीजन नहीं लेना है रागी साहब। यहाँ तो ग्रे एरिया तो चलेगा नहीं ना, या तो आप बात करेंगे या बात नहीं करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम थोड़ा बोलेंगे और थोड़ा नहीं बोलेंगे। देखिए रूबिका जी, ऐसा नहीं होता है विदेश नीति में। आप जिसे कह रहे हैं कि हम बात नहीं करते हैं, तो हम बात अंदर अंदर करते भी। हमारा बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो हमेशा चलती रहती है कहीं न कहीं से। ओके, आपने मैं देखा होगा कि इसी पॉइंट को आगे ले जा रही हूँ। तो फिर आज से कुछ दिन पहले तक जो लोग ये कह रहे थे कि तालिबानियों से बात हमें करनी पड़ेगी, इन तालिबानियों के ऐसे जो है वो मैत्रीपूर्ण शब्द का तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन कुछ ऐसे संबंध निकालने पड़ेंगे ताकि उनको एंगेज किया जा सके, वरना वो तो वो उस तरह साबित होंगे जो चीन और पाकिस्तान के हाथ में लग जाएंगे। विवेक काटजू साहब, इसी तरफ इशारा आप डे 1 से कर रहे थे। इशारे से ज्यादा कर रहा, मैं तो साफ साफ आज से नहीं सालों से कह रहा हूं कि तालिबान से बात करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो साफ था। लोग यहाँ अमरीकियों में विश्वास कर रहे थे, राष्ट्रपति गनी में विश्वास कर रहे थे, वो सब विश्वास गलत निकला, गलत साबित हुआ। अब आपको याद दिलाऊं, आज से 27-28 दिन पहले 29 जुलाई को संसद में जयशंकर साहब ने कहा था, वो अंग्रेजी वाक्य में पढ़ देता हूं, अनुवाद तो आसान है। इंडिया वुड नेवर एक्सेप्ट एनी आउटकम विच इज डिसाइडेड बाय फोर्स, यानी शक्ति के जरिए वहां कुछ भी फैसला हो उसको हम नहीं मंजूर करें। शक्ति के जरिए अगर फैसला होता है और वो वास्तविकता में तब्दील होता है तो आपके पास कोई चारा है कि उसको आप नकारें? क्या ये हो सकता है? क्या वो जमीन जो अफगानिस्तान की है वो आप चीन और पाकिस्तान के हवाले कर दें? क्या ये आप चाहते हैं? हाँ, मानव अधिकार पर, इंक्लूसिव गवर्नमेंट पर हमें अडिग रहना चाहिए। लेजिटिमेसी की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लेजिटिमेसी नहीं, रिकग्निशन होता है। डिप्लोमेटिक रिकग्निशन मैं जानता हूं एज अ फॉर्मर प्रोफेशनल डिप्लोमेट। लेजिटिमेसी जो है वो एक सरकार को उसकी अपनी जनता देती है या नहीं देती, देखा यह जाता है उस सरकार का अपनी भूमि पर इफेक्टिव कंट्रोल है या नहीं है। इसमें मोरालिटी या एथिक्स नहीं आता। अपनी आंखें खुली रखनी होती हैं, अपने हितों का, सामरिक हितों की सुरक्षा करनी होती है। वेट एंड वॉच, जयशंकर जी ने कहा ठीक है, क्योंकि आज के दिन सब दुनिया की जो निगाहें हैं वो काबुल हवाई अड्डे पर केंद्रित हैं, वहां जो वाकये हो रहे हैं उस पर है। हाँ, मेरे दिल में भी है, मुझे अफगानिस्तान में मैं सर्व कर चुका हूँ, भारत का राजदूत रह चुका हूँ, वहां पे मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं जो कि आज पीड़ा में हैं। लेकिन जब देश के हितों की बात होती है तो स्तर अलग हो जाता। और मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि अगर मैं पूजा किसी चीज की करता हूं तो देश के हितों की करता, और वो उसी पर मेरी निगाह रहती और किसी चीज पे नहीं रहती। ओके, आपने बड़ी बात कही है, लेकिन फिर मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। स्मिता प्रकाश इसका जवाब दीजिएगा, और मैं चाहती हूँ कि स्मिता के बाद जनरल सिन्हा और जनरल सिंह दोनों इन बातों का जवाब मुझे दे। सवाल यही रहने वाला है। सवाल ये कि तो फिर वो जीरो टॉलरेंस टेररिज्म को लेकर जो हमारी कसम है, जो हमारा उद्देश्य है, उसका क्या होगा? स्मिता। रूबिका, अगर हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के नजरिए से देखें तो बहुत जल्दी हमें यानी कि भारत को अपने कार्ड्स नहीं दिखाने चाहिए। झट से तालिबान को दुश्मन बनाना या फिर दुश्मन करार देना या टेररिस्ट करार देने से ये या तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली अगर हम नाजायज कहें और इसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को होगा या फिर पाकिस्तान प्लस चाइना को होगा। हम प्राइवेट सिटीजन्स यानी कि मीडिया के लोग, रिटायर्ड जनरल्स हो जाएं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो जाएं, हम लोग कुछ भी कहें प्राइवेटली या फिर मीडिया में, वो अलग बात है, लेकिन सरकार का कहना अलग होता है। और सरकार भी ग्रे एरियाज में फंक्शन करती है रूबिका, ब्लैक एंड व्हाइट में फंक्शन सिर्फ नहीं कर सकती है।
हम जैसे कि यूरोपियन मुल्क है, अगर यूरोपियन मुल्क एक मॉरलिस्टिक स्टैंड लेते हैं या अमेरिका एक मॉरलिस्टिक स्टैंड लेता है, आइडियली एक नैतिक पक्ष लेना जरूरी होता है, लेकिन यूरोप हो या अमेरिका हो, वो अफगानिस्तान से कोसों दूर है। हम अफगानिस्तान के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, हमारा एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। जैसे कि विदेश मंत्री ने आज बैठक में कहा कि वहां हालात बहुत नाजुक स्थिति में है, हमें प्राथमिकता देनी है अपने नागरिकों को वापस लाने में, अफगान इंडियंस को वापस लाने में, दोनों। और जो वापस आए हैं उनके बारे में जानना भी जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है कि कहीं उनमें से दुश्मन मुल्क का कोई आदमी या कोई औरत इन्फिल्ट्रेट तो नहीं कर गया। दरअसल जो रूबिका, जो टेररिस्ट होते हैं ना, वो बहुत चालाक किस्म के होते हैं, वो इसका कवर उठाएंगे, इस कंफ्यूजन का कवर उठाकर घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसे में हमारी एजेंसीज को सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए शायद आपने जो एक स्टेटमेंट चलाया था खरगे जी का, कि उन्होंने एक एमपी के बारे में, अफगान एमपी के बारे में कहा था कि वो जब आई थी यहाँ पर, उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए आई थी, लेकिन उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। ये डिपोर्ट करना शायद गलत था, लेकिन जो क्रिटिसिज्म आया सरकार की तरफ से, सरकार की ओर, कि ये दिस वाज अ रॉन्ग थिंग टू डू, ह्यूमैनिटेरियन रीजन से आ रही थी वो। पर देख लीजिए आप, अगर वो उनको लाया जाता, तालिबान ने मना किया हुआ है कि किसी भी अफगान को इंडिया में नहीं आने देना चाहिए, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। सो अंडरस्टैंडेबली गवर्नमेंट डजंट वांट कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से किसी को मना कर दें, लेकिन जरूरी यह है कि आज हम अपने नागरिकों को पहले बाहर निकालें। जो बात स्मिता कह रही हैं जनरल सिंह, अब मुझे ये सुनकर, क्योंकि मैंने इस पर शोज किए हैं और मैं डंके की चोट पर ये कहती रही हूँ कि ये तालिबान है, इसको आंख खोल कर देख लो। ये वो तालिबान है जो बदला नहीं है, ये वो तालिबान है जो अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को, अपने वहाँ के सहाफ़ी यानी पत्रकारों को टॉर्चर करता है। ये इनसे डर के अफगानी भी भाग रहे हैं, लेकिन अब तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। रीजन हमारा है, लगती हुई सीमाएं हैं, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगता हुआ अफगानिस्तान है, चीन वहाँ पर आंखें लगाए गड़ाए बैठा हुआ है, पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले है। तो फिर ऐसे में करे तो करे क्या? रुबिका जी, देखिए, ये जो चुनौती है, ये जो थ्रेट और चैलेंज है, इसका इंपैक्ट क्या होगा ये हम सबके सामने में बिल्कुल क्लियर है। ये जो टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, इसका क्या हमारे पूरे दुनिया के ऊपर में और भारत के ऊपर में होगा, ये सबके सामने में है। बड़ी बात ये है, जो वेपन्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां से वापस आएंगे, उसका क्या खतरा होगा। ये भारत को बहुत क्लियरली समझ आना चाहिए इस बात के लिए कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं कहूंगा, जो आप पहले बात कर रही थी, हमारी जो ट्रेंड रहा है टेररिज्म को लेकर, जो जीरो टॉलरेंस का रहा है, जिस प्रकार से अभी ट्रेंड के मुताबिक प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव तरीका है, वही एक तरीका है। और उसके अलावा मैं कहूंगा कि जो हमारा भारत का जो कम्बैट एक्सपीरियंस है, काउंटर टेररिज्म, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, वो बहुत पुख्ता है। हमारी जो आज की सोच और काबिलियत है टेररिज्म को लेकर, वो बहुत अच्छी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी जो हमारे सामने में चुनौती है, ये चाहती है ऑल गवर्नमेंट अप्रोच, ये चाहती है कि ऑल नेशन अप्रोच। इसीलिए जो मीटिंग की है सर्वदलीय, ये इसके लिए बहुत अहमियत वाली बात है कि सबके साथ साझा करना। मैं तो कहूंगा कि इस लड़ाई के अंदर में हर भारतीय शामिल है। जहां बात रही डिप्लोमेसी की, वो एक अलग एलिमेंट ऑफ पावर है जो इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हाँ, एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन क्या उसको रिकॉग्नाइज करें नहीं करें, की बात है, वो परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन आप मुझे एक बढ़िया पॉइंट पर लेकर आए हैं। मेजर जनरल सिन्हा के पास मैं जाना चाहती हूँ ये समझने के लिए, काटजू साहब के साथ जब पहला मेरा डिस्कशन हुआ था, मेजर जनरल सिन्हा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि रुबिका, भावुक होना अलग बात है और समझदारी से एक एक स्टेप को आगे ले जाना अलग बात है। विदेश नीति हमेशा यही देखती है, भावुकता नहीं। आप कितना स्मार्टली और कितना कहते ना, सोच समझ के, कैलकुलेटेड वे में आप आगे बढ़ते हैं। आज की स्थिति वही है हमारी तालिबान को लेकर। देखिए रुबिका जी, कहीं मुझे तो नहीं दिखता कि कहीं भावुक होकर के कोई डिसीजन लिया गया है। आपने यदि सुना हो, टीडीएस ने ये बताया है और उनसे भी सवाल पूछा गया
कि हमारी पूरी पैनी नजर है। 2018 से ये बातचीत चल रही है। जो मुल्ला ब्रादर को छोड़ा गया और उसके बाद दोहा में जब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ तो कोई ऐसा नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी प्लानिंग्स में नैरेटिव्स और सिनेरियोज बिल्डिंग होते हैं। तो ये कहना काटूजल साहब का कि हमने एक लाइन ले लेना था, मैं ये नहीं कहता। मिलिट्री, देखिए, एक डिप्लोमेसी होती है, एक मिलिट्री डिप्लोमेसी। आज के दिन में अफगानिस्तान में मिलिट्री डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा अहमियत है। जो वो कहते हैं बहुत सही है कि आप इंगेज करेंगे, मगर आप इंगेज करेंगे तो कैसे? देखिए, ये कहना कि हम वहां पर अपना एम्बेसी को नहीं लाते, कॉन्सुलेट को नहीं लाते, जिस तरह से रशिया ने किया, चाइना कर रहा है, आप भी नहीं करते, शायद ईरान भी कर रहा हो, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। आज के दिन में सबसे बड़ी जो चुनौती है, और देखिए वेरी क्लियर कट पिक्चर है, आपको कैसा लगता है? आप भी कह रही हैं कि आप शायद चीजों को पढ़ नहीं पा रही हैं, पढ़ी नहीं, या आप कह रही हैं लोग समझे नहीं। ये पूरा विश्व पागल हो गया है क्या? माने अफगानिस्तान के लोग पागल हैं जो वहां से निकलना चाह रहे हैं, और हम आपको वहां छोड़ दें अपने लोगों को मरने के लिए? वहां से सिक्खे निकल गए, वहां से पहली बार आपकी गुरु ग्रंथ साहब की प्रीतियां आ रही हैं। तो यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं इन परिस्थितियों को तो आपकी प्रॉब्लम है, या तो आपके नजरियों में कहीं ना कहीं ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मुझे कहीं कंफ्यूजन नहीं लगता। देखिए, जिस तरह से चीजें बदलेंगी, आप 31 का डेडलाइन खत्म है। काटू साहब बहुत सम्मानित करता हूं मैं आपको, आपकी बात सही है। नहीं, मेजर जनरल से ना, हाँ ठीक है, एक सेकंड, मेरी बात मैं दूंगी काटू साहब, मेजर जनरल से ना, मेरे बात मैंने पूरा, अरे भाई आप, मैं आपको भी समझ दूंगी सर, लेकिन आपका ये आरोप लगाना कि हम चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, आपका ये आरोप लगाना कि परिस्थितियों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इसलिए नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तमाम लोगों की बात कर रही हूँ जो इस वक्त पैनल पर मौजूद हैं। तो हिंदुस्तान का तालिबान पर नजरिया क्या रहने वाला है? अब एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि ये भी तो हो सकता है कि हम उसे रिकग्नाइज ना करें, हम उसे वो रिकग्निशन ना करें, ना दे, लेकिन फिर भी बातचीत या एंगेजमेंट जो है वो जारी रखे। के सिन्हा साहब, जैसा वादा था, मैं चाहती हूँ पहले 30 सेकंड आप बोलें और उसके बाद मैं काटजू साहब का रुख करूंगी। देखिए रूबिका जी, जो मैंने बताया आपको, ये बात, आप एंकर हैं, आप सारे पक्षों को रखेंगी, चाहे जिस तरह से आपने कहा, बार बार आप कहती रही कि तालिबान को विश्वास नहीं किया जा सकता। यही बात मैं भी कह रहा हूं, काटजू साहब भी कहते हैं, यही बात बिपिन रावत भी कह रहे हैं कि 20 साल वाला ही तालिबान है। 20 साल पहले भी हमने उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया। हाँ, जब 2014 में अमेरिका ने बात शुरू किया कि हम जाना का मन बना लिया, और वो ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं, उन्होंने कहा भारत को कि आप बूट ऑन ग्राउंड दीजिए, शायद काटजू साहब वहीं पर होंगे। हमने माना नहीं कि हम कभी बूट ऑन ग्राउंड हम अपना भेज नहीं, आप बूट ऑन ग्राउंड भेज देते, हमने नहीं। हमने कहा कि हम बातचीत से करेंगे, हम वहां पर काम करके देखेंगे, लोगों के मन को जीतेंगे। हमने मन जीतने निकले थे, वहां के अफगानिस्तान के लोग वहां से मन तो जीत नहीं पाए कि वो भाग रहे, वही भाग गए जो अफगानिस्तान के लोग भाग रहे हैं। तो भारत क्या करे? अब आज की बात जो आप कह रही हैं, मैं जो काटजू साहब को कहता हूं, काटजू साहब भी शायद यही बात कहना चाहते हैं। आज बिना वेट एंड वॉच के और कुछ नहीं है। आप यह कहना चाहती हैं कि हम ईरान, जी वो आप वेट एंड वॉच के अलावा आप क्या करेंगे? ये जो चीजें 31 के बाद खुलकर सामने आएंगी ना, हाँ 31 के बाद ही पता चलेगा ना काटजू साहब। हाँ, और हमारी एंगेजमेंट हो रही है। वो एक लास्ट सेकंड, देखिए तालिबान ने वेरी क्लियर कर दिया है कि कश्मीर का हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहता है, मगर उसने आपको आपका पूरा बिजनेस बंद कर दिया। आज के दिन में वो पूरा बिजनेस पाकिस्तान हो चाहे, तो आप कैसे विश्वास कर ले भाई इसको? तो हमारी कंटीजेंसीज हैं, प्लीज आप मत करें ऐसा। 99 से एक लास्ट जनरल साहब मौका दें तो बोलूं। लास्ट 99 में तालिबान ही था, तालिबान जो मुशर्रफ लेके आए थे उसको कारगिल वॉर में, क्योंकि 99 का समय 96 से लेकर के 2001 था, और क्या हुआ था आप जानती हैं कारगिल। तो मैं यही खत्म करता हूं, प्लीज इस चीज को, फ्लूइड सिचुएशन को समझने की चेष्टा कीजिए। ओके, ऑलराइट काटजू साहब। मैं 99 में जॉइंट सेक्रेटरी था, पाकिस्तान का काम, अफगानिस्तान का काम देखता था। यहाँ पे कोई कहीं नहीं था इशारा कि अफगान तालिबान आए। ये मैं आपसे कह सकता हूँ।
और लोग आए थे। दरअसल तो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री आई थी जनरल साहब, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ, कुछ तालिबान के लड़के, कुछ पश्तून लड़के आ सकते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानता हूँ। उस इतिहास में ना जाएं तो बेहतर, अब क्योंकि उस इतिहास को मैं जानता हूँ, मैं था वहां पर। अच्छा, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इवैक्यूएशन जो हमने किया है अपने दूतावास का, अपनी काउंसुलेट्स का, वो बिल्कुल सही किया। ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं जहां सुरक्षा नहीं, वहां पे पाकिस्तान शरारत कर सकता था और उसको वो रिस्क हम नहीं ले सकते, वो बिल्कुल सही। जहां तक रिकग्निशन की बात है, वहां पर अब हमें ये देखना होगा कि और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कर रहा है, और खास तौर से जो हमारे क्षेत्र के देश हैं, ईरान क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, मध्य एशिया के देश क्या कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हम ये जमीन पाकिस्तान और चीन के हवाले नहीं कर सकते हैं कि आप वहां खेल खेलें, हम दूर स्टैंड में बैठ के खेल देखें, स्पेक्टेटर होंगे, दर्शक होंगे। ये तो हम नहीं कर सकते हैं ना, तो हमें तो खेल हमें भी ठीक है। हाँ, वेट एंड वॉच, आखिरी शब्द, वेट एंड वॉच सही, लेकिन कब तक? ये ना हो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये ना हो। सही। कब तक? तो आपको क्या लगता है कब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए? हमें 31 तक तो होगा, तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वेट एंड वॉच उस दिन तक होना चाहिए जिस दिन तक हम ये देखें कि जो हमारे क्षेत्रीय समीकरण हैं वो किस तरह बन रहे हैं, कि हमसे कोई आगे तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि तालिबान कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। उन पर विश्वास पूर्ण, मैं किसी को विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ, वहां उनसे एंगेजमेंट ओपन करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। ओके, स्मिता प्रकाश, क्या ऐसा हो सकता है कि आप एंगेजमेंट तो रखें लेकिन उनको रिकॉग्नाइज ना करें? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वही तो, देयर आर मेनी फैसेट्स टू इट। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप कह सकते हैं कि हम आपको इलेजिटिमेट करार देते हैं, आपकी सरकार इलेजिटिमेट है, वो अगर आप उसको एक विदेश नीति के तहत एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहते हैं कि आपने ये अनाउंस कर दिया, लेकिन ऑन द साइड जो ग्रे एरिया के मैं जिक्र कर रही थी, जो काजू साहब भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वी हैव टॉक्ड, जरूरी नहीं है कि हम बैक चैनल्स में बात नहीं कर रहे हैं। ये जो इवैक्यूएशन हो रहा है, ये सब बैक चैनल्स के जरिए से ही तो होता है, ओपनली तो होता नहीं है। हम चाहे अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, चाहे उनके तालिबान के लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, लोगों को सुरक्षित तौर पर लाना, इट इज एन एक्सरसाइज जो जहां पर अगर हम किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे तो नहीं कर सकते। रूबिका, एक और चीज मैं बात करना चाहती हूँ, आपने इसके पॉलिटिकल एक्सरसाइज के बारे में भी बात किया था शुरुआत में, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जब ये जो ऑल पार्टी मीटिंग्स होती हैं विदेश नीति को लेकर, वहां पर ज्यादातर आम सहमति होती है, लेकिन न्यूक्लियर डील के दौरान नहीं हुआ था। ये गलत है, क्योंकि जब न्यूक्लियर डील हुआ था तो सम्मति जो आम सहमति है वो हुआ, इट वाज देयर, इट वाज द लेफ्ट पार्टीज जो सरकार में थी, उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को दे डिड नॉट सपोर्ट इट। बीजेपी जो है, तब ब्रिजेश मिश्रा जो है प्रिंसिपल एडवाइजर थे, वो उस मतलब रिटायर हो चुके थे ऑफ कोर्स, क्योंकि सरकार चेंज हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने जाके एक कंसेंसस बनाया था। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ करेक्ट थिंग फॉर द कांग्रेस पार्टी स्पोक्सपर्सन टू से कि यूएस न्यूक्लियर डील में ऑपोजिशन जो है वो विरोध कर रही थी। थोड़ा बहुत जो विरोध हुआ था वो लेफ्ट पार्टीज का था, जो लेफ्ट पार्टीज सरकार में थी उस वक्त। तो इसलिए आज जो मीटिंग हुई थी रूबिका, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
क्योंकि एक मिनट, क्योंकि ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत थी सहमति को लेकर, और हम ऐसे मुकाम पर हैं जहां पर हमें अपने नागरिकों को वापस लेना चाहिए, तो दाद देनी चाहिए ऑपोजिशन की वो ज्यादा जो है वो एक पार्टी सभी पार्टियों ने अपना फर्ज निभाया। ने उस वक्त जेपीसी की डिमांड की, बीजेपी ने बाकायदा एक बुकलेट छापी थी, वाई बीजेपी अपोजिट न्यूक्लियर डील, उनकी वेबसाइट पे आज भी है। राज्यसभा में जब डिबेट हुई थी, मैं वहां था उस वक्त एज ऑफिशियल, सुषमा स्वराज ने बोला था बिग ग्रेट ब्लंडर, और बाद में उसी को किया। तो ये कहना गलत है कि बीजेपी ने अपोज नहीं किया था, हर लेवल पे हर जगह पे अपोज किया था। खैर वो पुरानी बात, वो मैं रिकॉर्ड ठीक करना चाहता था। देखिए पूरे प्रोग्राम के अंदर जो कंफ्यूजन नजर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत सरकार कंफ्यूजन के अंदर है। और क्यों है? हम कोई नए मुल्क नहीं है, हम कोई कमजोर मुल्क नहीं है। हमने अफगानिस्तान में एक रोल प्ले किया था पिछले 15 सालों में, $3 बिलियन 300 प्रोजेक्ट की बात सब करते हैं। वो क्यों किए थे? क्योंकि हम वहाँ एक प्लेयर बनना चाहते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जब ये दिख रहा था, काटजू साहब जैसे राजनयिक तो बहुत समय से आगाह कर रहे थे कि सरकारी जो नीति है उसके अंदर कमी है। आप वहां पे पहुंचने वाले हैं जहां आपको पता नहीं लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए, वहां पहुंच गए, आगाह करने के बावजूद पहुंच गए, और आज आप वहां प्लेयर भी नहीं है। तो ये जो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी रही, और आज ऑल पार्टी मीटिंग में क्या बोला विदेश मंत्री ने कि यूएसए ने माना कि जो दोहा में उनकी सहमति हुई थी, तालिबान ने जो कमिटमेंट फरवरी में दिए थे, उससे पलट गया। अब यूएस परेशान, और चूंकि हम यूएस पर डिपेंडेंट थे तो हम परेशान। तो ये जो भारत सरकार की नीति है, जो स्वतंत्र नीति की बात हम कर रहे थे लगातार, जिस तरह से भारत को एक बड़े राष्ट्र के रूप में इसको लेके चलना चाहिए था, आज सॉल्यूशन देने की स्थिति में होनी चाहिए थी। वेट एंड वॉच नहीं, आज हमको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, हमको एजेंडा सेट करना चाहिए था। आज हम एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आएगी? भारत को। 5 लाख तो असॉल्ट राइफल M15 उनके पास पहुंची है, उनके पास 2000 पहुंचे। सब हमारे ओके, आप ये कह रहे हैं हमें एजेंडा तय करना चाहिए था, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में नहीं रहना चाहिए था, अमेरिका पर डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा होगी। ओके, मैं सबसे एक इस पर रिमार्क लेना चाहती हूँ, आप जानते हैं मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन जनरल सिंह एक लाइन में खत्म करूंगा बात, रुबिका जी, लंबी बात नहीं। स्मिता जी ने अभी बोला कि जो रंगीना जो कारगर उनकी सांसद उसको वापस भेजा क्योंकि तालिबान इस तरह की पसंद नहीं करता था। लेकिन हम सब जानते हैं नरेंद्र सिंह खालसा दूसरे सांसद थे, उनको हमने स्वागत किया। हमारी अपनी पॉलिसी में गड़बड़ है, हमारी अपनी पॉलिसी में ये क्लैरिटी नहीं है, तो इसको लेके हम सवाल करते हैं सरकार के साथ। ओके, और इसी पर मैं जवाब चाहती हूँ ना। बाकी सारे देखिए, रक्षा विशेषज्ञ से लेकर विदेश नीति विशेषज्ञ यहाँ पर बैठे हुए, काटजू साहब और बाकी तमाम मेहमानों से मैं कहूंगी 30 सेकंड में मुझे सप्पल साहब जो कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिएगा। हमने देर कर ली, एजेंडा सेट कर सकते थे, अमेरिका पर ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी रह गई, वरना आज हमें वेट एंड वॉच ना करना पड़ता। काटजू साहब 30 सेकंड। देखिए, हमें जो परिस्थितियां बदल रही थी उसको समझने की जरूरत थी, वहां समझ पूरा ना पाए। लेकिन अगर हम समझ भी जाते तो आज के दिन वही रोल अदा कर सकते थे जो कि अभी इन दिनों जब काबुल तालिबान के गिरफ्त में आ गया। हाँ, जरूर यह है कि अगर हमारे ओपन कॉन्टैक्ट तालिबान के साथ होते तो वो एम्बैरेसमेंट जो अब हो रही है वो नहीं होती। स्मिता प्रकाश जी, दो चीजों का जिक्र करूंगी। एक तो वो जो एमपी थी जो वापस गई हैं, सोर्सेस के मुताबिक उनके पेपर सही नहीं थे, उनके पास प्रूफ नहीं था कि वो मेडिकल रीजंस के लिए आई थी। तो इस वक्त जो है वो स्ट्रेटेजिक रीजंस भी होती हैं, कई चीजें। कैन आई जस्ट प्लीज कंप्लीट सर, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जब आपके पास पेपर सही नहीं होते, आप प्लीज मे आई कंप्लीट, आप यू कैनॉट ब्रिंग इन पीपल हु आर नॉट योर सिटीजन्स फर्स्ट। पहले अपने सिटीजन्स को लाना है, उसके बाद जो शरणार्थी हैं, जो जिनके पास पेपर्स हैं, वो आएंगे। दूसरी बात जो है न्यूक्लियर डील को लेकर थी, इट वाज द लेफ्ट पार्टीज हु वर इन द गवर्नमेंट हु अपोज्ड। और हाँ, सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में कहा था, लेकिन उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में कह रही हूं, जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी तब बिहाइंड द सीन्स बात की गई थी और बीजेपी को ऑन बोर्ड लिया गया था। इसलिए जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उन्होंने वो न्यूक्लियर डील को और आगे बढ़ाया है, और जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमारी है अमेरिका के साथ, उसको और आगे ले गए हैं। बाईपार्टीजन सपोर्ट था मनमोहन सिंह के प्रोग्राम और नीति को लेकर। मुझे लग रहा है हम लोग
नहीं, वो न्यूक्लियर डील पर हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये जो अभी जो तालिबान हाथ में अफगानिस्तान को लेकर बैठा हुआ, उसको लेकर हमें क्या करना है? सफल साहब, वक्त की कमी है और इसीलिए मैं मेजर जनरल आपके पास नहीं आ पाई, जनरल सिंह आपके पास नहीं आ पाई और रागी साहब आपका भी रुख नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त भारत की जो नीति है वो सब जानते हैं कि यही नीति इस वक्त अपनानी चाहिए। देखना चाहिए कि ये तालिबान करता क्या है, वही जो कहता है या फिर ठीक उसके उल्टा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की सिफारिश की है, लेकिन कल इस बैठक में स्कूल को खोला जाए कि ना खोला जाए इसे लेकर फैसला हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।